रूट्स माइक्रोब्स। उच्च पौधों की जड़ों के आसपास मिट्टी में अनेक माइक्रोब्स उपस्थित होते हैं। इनमें से अनेक माइक्रोब्स तो इन पौधों की जड़ों के निरंतर सघन संपर्क में आते रहते हैं एवं माइकोराइजा तथा रूट नोड्यूल्स जैसी सहजीवी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इसमें सबसे पहले हम माइकोराइजा जड़ों की सूक्ष्म जीवों के साथ पारस्परिक क्रिया में माइकोराइजा का पहले अध्ययन करेंगे। माइकोराइजा माइकोराइजा दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें माइको का अर्थ है फंगल माइसीलियम तथा राइजा का अर्थ है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इस प्रकार फंगल माइसीलियम का रूट्स के साथ पारस्परिक एसोसिएशन को ही हम माइकोराइजा कहते हैं। ये माइकोराइजा अर्थात मिट्टी में उपस्थित अनेक फंगल स्पीशीज ये या तो मर्तोपजीवी होती है या परजीवी होती है, लेकिन उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के साथ यह न तो मर्तोपजीवी है और न ही परजीवी है, बल्कि एक सहजीवी संरचना का निर्माण करती है। इनके माइसीलियम उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों के साथ गहन संपर्क स्थापित करके इनको लाभ पहुंचाते हैं और दोनों ही यानी अर्थात कवक तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों दोनों को ही इनमें पारस्परिक लाभ होता है। दोनों आपस में मिल कर के रहते हैं और हानि किसी को नहीं होती। इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। ये माइकोराइजा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक्टोमाइकोराइजा का बाह्य कवक मूल। इस प्रकार की माइकोराइजा संरचना में कवक जाल पौधे की टर्मिनल रूटलेट्स के आसपास चारों ओर तीव्र वृद्धि करके सघन कवक जाल का आवरण बनाता है। इसे हर्टिक नेट या शीथिंग माइकोराइजा भी कहते हैं। लगभग 100 प्रकार की कवक प्रजातियां एक्टोमाइकोराइजा की स्थापना कर सकती है। इनमें से एक्टोमाइकोराइजा गठबंधन की स्थापना अधिकांशतः बेसिडियोमाइसीटीज के अगेरिकेलीज के सदस्य जैसे बोलिटस BOLETS बोलिटस, एमेनिटा AMANIT एमेनिटा, क्लेवेरिया CLAVARI क्लेवेरिया एवं ट्राइकोलोमा TRICHOLOMA ट्राइकोलोमा द्वारा की जाती है। ये कवक प्रजातियां पोषण हेतु पोषक पादप अर्थात जड़ पर निर्भर करती है। इसके बदले में आने वाले पार्टनर को सोल्ट अवशोषण क्षमता को बढ़ा देती है। इस प्रकार निम्न पोषक तत्वों वाली मिट्टी में उगने वाले पौधों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। अधिकांशतः नॉर्थ टेम्परेट फॉरेस्ट में उगने वाले पाइनेसी, फैगेसी, टिलिएसी व बिटुलेसी कुल के सदस्यों की जड़ों में माइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा संरचना पाई जाती है। ट्रॉपिकल रीजन में उगने वाले पौधों में यह कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ केवल मिर्टेसी कुल के सदस्यों में ही एक्टोमाइकोराइजा निरूपित होता है। पाइनस एबीज ABIES एबीज, पाइसिया क्वेर्कस जिसे हम ओक कहते हैं,
बिटुला बिटुला को कॉमनली भोजपत्र कहते हैं, केजुराइना एवं यूकेलिप्टस आदि में एक्टोमाइकोराइजा के प्रमुख उदाहरण हैं, जिनकी जड़ों में यह पाया जाता है। अनेक वृक्षों जैसे पाइनस में माइकोराइजा छोटी एवं द्विभाजी रूप से शाखित होती है। इसके विपरीत अनेक मजबूत काष्ठीय वृक्षों में कवक मूल सामान्य जड़ों के समान ही दिखाई देती है। दूसरा है एंडोट्रोफिक माइकोराइजा या एंडोमाइकोराइजा। इस प्रकार के माइकोराइजा में माइसीलियम पादप जड़ के कॉर्टेक्स क्षेत्र में काफ़ी भीतर तक चली जाती है। इस प्रकार के कवक प्रजातियां पटहीन या पटयुक्त पाई जाती है। यह माइकोराइजा भी दो प्रकार का होता है, पुनः दो प्रकार का होता है। पहला है सिंपल माइकोराइजा। सिंपल माइकोराइजा ऑर्किड्स व अनेक शंकुधारी वृक्षों में इस प्रकार का कवक मूल पाया जाता है। यहाँ जड़ की सतह पर सामान्य जड़ों के समान मूल रोम पाए जाते हैं। हर्टिक नेट नहीं पाया जाता, जैसे कि पहले एक्टोट्रोफिक माइकोराइजा में देखा था। इसमें हर्टिक नेट नहीं पाया जाता। जड़ की बाह्य आकारिकी में भी कोई विशेष अंतर नहीं होता। इस प्रकार का कवक मूल में पटयुक्त कवक वर्ग बेसिडियोमाइसीट्स के सदस्य जैसे राइजोक्टिनिया इनका निर्माण करते हैं। ऑर्किड्स के बीज सबसे छोटे होते हैं। इनका भ्रूण भी अत्यंत सूक्ष्म होता है। कवक मूल संक्रमण के बिना इनका अंकुरण नहीं होता, क्योंकि भ्रूण में पोषक पदार्थों की अत्यंत कम मात्रा पाई जाती है। ऐसी अवस्था में माइकोराइजा आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करके ऑर्किड्स के सीड्स को देते हैं, जिससे ऑर्किड्स के सीड्स अंकुरित हो पाते हैं और नए प्लांट को बनाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि माइकोराइजा के बिना ऑर्किड्स के बीज अंकुरण की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती। सेकंड प्रकार का है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। इसको हम संक्षिप्त में VAM कहते हैं। VAM का पूरा नाम जैसे V का हो गया वेसिकुलर, VESICULR वेसिकुलर। एक का हो गया आर्बस्कुलर, ARBUSCULR आर्बस्कुलर माइकोराइजा। इस प्रकार के माइकोराइजा गठबंधन के अंतर्गत पोषक पदार्थों की जड़ों में वेसिकल्स एवं आर्बसल्स का निर्माण होता है, इसलिए इनको वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। इस प्रकार के कवक मूल में जाइगोमाइसीटीज के गण म्यूकोरिलिस के सदस्य पाए जाते हैं, जैसे एंडोगोन, ENDOGON एंडोगोन, ग्लोमस, GLOMS ग्लोमस एवं जाइगास्पोरा, GIGASPORA जाइगोस्पोरा। यह माइकोराइजा गठबंधन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एवं अनावृत बीजियों के पाइनेसी कुल को छोड़कर शेष सभी जिम्नोस्पर्म्स एवं एंजियोस्पर्म पौधों के सभी कुलों में पाया जाता है। प्रमुख रूप से पोएसी, पामी, साइपरेसी, CYPERACEA साइपरेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, ब्रेसिकेसी तथा चिनोपोडियसी आदि एंजियोस्पर्म कुलों में VAM माइकोराइजिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसको स्थापित करने की प्रक्रिया में कवक पादप जड़ की वल्कुट कोशिकाओं में इंट्रासेल्युलर यानी सेल के अंदर प्रविष्ट होता है तथा वेसिकल्स के साथ साथ सेकेंडरी या बहुशाखित हाउस्टोरिया यानी चूषकांगों का निर्माण करती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इनके हाउस्टोरिया
कोशिका भित्ति के भेदन के पश्चात जीव द्रव्य को भेदन नहीं करते एवं चारों ओर से कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। सेकंड जो इंटरेक्शन है वो है रूट नोड्यूल्स। लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों एवं इनके अतिरिक्त कुछ उच्च वर्गीय पौधों में इन मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण इनकी जड़ों में सहजीवी राइजोबियम जीवाणु के इन्फेक्शन के पश्चात ही होता है। राइजोबियम एक रोड लाइक एक फ्लैजिला युक्त ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो रूट हेयर्स के माध्यम से पौधों की जड़ों में इंजेक्ट होते हैं। सबसे पहले पादप मूल द्वारा सिक्रेट लेक्टिन की पहचान करके राइजोबियम जीवाणु इन जड़ों की ओर आकर्षित होते हैं तथा इनकी सतह से चिपक जाते हैं और रूट नोड्यूल्स का परिवर्धन शुरू हो जाता है। इसके बाद जीवाणु कोशिकाओं द्वारा स्रावित पदार्थों के द्वारा मूल रोमों में कोइलिंग होने लगता है। इन कोइल्ड मूल रोमों के सिरों के माध्यम से इन्फेक्शन थ्रेड द्वारा जीवाणु जड़ के भीतर इंजेक्ट होते हैं तथा मूल रोम कोशिका के मध्य भाग तक पहुंच जाते हैं। मूल रोम भित्ति के इन्वेजिनेशन से ही इन्फेक्शन तंतु का निर्माण होता है। जड़ की कोर्टेक्स कोशिकाएं जीवाणु द्वारा स्रावित हार्मोन साइटोकाइनिन के इंडक्शन से उद्दीप्त होकर बारंबार विभाजित होती है एवं रूट नोड्यूल्स का निर्माण करती है। कुछ समय पश्चात ग्रंथि शीर्ष के निकट मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारंबार विभाजन से मूल ग्रंथि का आकार बढ़ता है। इस क्षेत्र में जीवाणु नहीं होते हैं तथा ग्रंथि कोशिकाएं बहुगुणित हो जाती है। मूल ग्रंथि का आकार बढ़ने के साथ ही मूल की एपिडर्मिस टूट जाती है, लेकिन जड़ के कोर्टेक्स क्षेत्र की कोशिकाएं विभाजन एवं पुनर्विभाजन के कारण खींचकर तन जाती है एवं मूल ग्रंथि की बाहरी परत का निर्माण करती है। जड़ के वेस्कुलर क्षेत्र में उत्पन्न वेस्कुलर स्ट्रैंड मूल ग्रंथि के बैक्टीरियल रीजन को चारों ओर से घेर लेती है। प्रत्येक स्ट्रैंड की एंडोडर्मिस पृथक होती है। ये देखिए, ये मूल ग्रंथि है जो कि लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में ही पाई जाती है। ये राइजोबियम जीवाणु छड़ाकार एक कशाभिका युक्त है और एक ग्रंथि का है जीवाणु जड़ का डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, इसका पुराना नाम था बेसिलस रेडिसिकोला नामक जीवाणु ही सहजीवी के रूप में रहता है। जीवाणु की कुछ अन्य जातियाँ भी लेग्यूमिनोसी कुल के मूलों में सहजीवी मूल ग्रंथिकाएं बनाती हैं। इनके नाम है एजोराइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम। ब्रेडीराइजोबियम विशेष तौर से सोयाबीन के पौधों में पाया जाता है। ब्रेडीराइजोबियम जेपोनिकम, सिनोराइजोबियम, ये जीवाणु पाए जाते हैं। अगर मूल ग्रंथिकाओं का क्या महत्व है? मूल ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाले जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में सहायता करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन इन अकेले पादपों द्वारा स्थिरीकृत नहीं हो पाती। पादप के नष्ट होने पर मिट्टी में नाइट्रोजन पदार्थों की मात्रा से मिट्टी में उर्वरता वृद्धि भी इन ग्रंथिकाओं के कारण होती है। रेडियो सक्रिय N15 के उपयोग से किए गए प्रयोगों से यह प्रकट हुआ कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता केवल जीवाणु में ही निहित होती है। जीवाणु कौन सा? राइजोबियम जीवाणु में ही निहित होती है तथा इस हेतु इनमें नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज के संश्लेषण के लिए मैसेंजर आरएनए की आवश्यकता होती है जो परपोषी जड़ द्वारा प्रदान किया जाता है। नोड्यूल वर्णक लेग हीमोग्लोबिन संभवतः ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य करता है जिसकी कि मिट्टी में न्यूनता होती है। पुनः यह पिगमेंट नाइट्रोजिनेज की स्वतंत्र ऑक्सीजन से सुरक्षा करता है क्योंकि मुक्त ऑक्सीजन इस एंजाइम यानी नाइट्रोजनेज को अक्रिय बना देती है। इस प्रकार लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजिनेज को सक्रिय रखते हुए श्वसन क्रिया को
बनाए रखता है, जिससे आवश्यक मात्रा में एटीपी अणुओं का संश्लेषण संभव हो पाता है। और लेग्यूमिनस कुल के नोड्यूल्स में नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए एटीपी अणु आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने रूट्स के साथ माइक्रोब्स का इंटरेक्शन की स्टडी करी, जिसमें माइकोराइजा और नोड्यूल्स ये दो इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।